नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दिस इज पवन एंड यू आर वाचिंग लर्न विद पवन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए। पहली क्लास पर आपके शानदार रिएक्शन से मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना ज़्यादा पसंद किया आप लोगों ने उस क्लास को, और इसीलिए इस क्लास में और भी ज़्यादा मेहनत करके लाया हूँ। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो एकदम लास्ट तक बने रहेंगे वीडियो में और देखेंगे क्या क्या है आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। सिंपल क्वेश्चन है और जीआईसी लेक्चरर 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। जॉन डन आप जानते हैं मेटाफिजिकल पोएट हैं, ऐसे ही जॉर्ज हर्बर्ट हैं और हेनरी वॉगहम भी मेटाफिजिकल पोएट हैं, ठीक है। जॉन मिल्टन जो हैं ये मेटाफिजिकल पोएट्स के ग्रुप में नहीं आते हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच नॉवेल डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ गोथिक नॉवेल्स। गोथिक नॉवेल की कैटेगरी में कौन सा नॉवेल नहीं आता है? कैसल ऑफ ओटरेंटो, ओल्ड इंग्लिश बैरन, द इटालियन, प्राइड एंड प्रिजुडाइस। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि गोथिक नॉवेल्स होते क्या हैं। गोथिक नॉवेल्स ऐसे नॉवेल्स होते हैं जिनकी सेटिंग पुराने कैसल्स में होती है, खंडहर में होती है, पुराने किलों में होती है, और इसमें जो सीन होते हैं बहुत डरावने होते हैं, है ना। तो ऐसे नॉवेल्स को गोथिक नॉवेल्स कहते हैं। तो यहाँ पर प्राइड एंड प्रिजुडाइस जो है ये गोथिक नॉवेल की कैटेगरी में नहीं आता है। प्राइड एंड प्रिजुडाइस एक रोमांटिक नॉवेल है जो कि जेन ऑस्टेन के द्वारा लिखा गया है। किसने लिखा है? जेन ऑस्टेन ने लिखा है। जेन ऑस्टेन के द्वारा लिखा गया है और ये 1813 में पब्लिश हुआ, ठीक है, 1813 में। तो आप ध्यान रखेंगे, कैसल ऑफ ओटरेंटो बहुत फेमस नॉवेल है, गोथिक नॉवेल का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है, द प्री रेफलाइट मूवमेंट इन लिटरेचर वाज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय। प्री रेफलाइट मूवमेंट लिटरेचर में किससे इंस्पायर था? तो इसमें खास तौर पे जो पेंटर्स थे, ग्रुप था, ये पोएट्स भी थे और पेंटर्स भी थे। तो इसमें पेंटिंग सही आंसर हो जाएगा आपका। डिटेल में समझ लेते हैं। द प्री रेफलाइट्स वर अ ग्रुप ऑफ विक्टोरियन आर्टिस्ट हु बिलीव्ड आर्ट शुड बी रियलिस्टिक। प्री रेफलाइट मूवमेंट वालों का मानना ही यही था कि जो आर्ट है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए और ट्रू टू नेचर होनी चाहिए, सत्य पर आधारित होनी चाहिए। दे वर फाउंडेड इन लंदन इन 1848 और जो प्री रेफलाइट ब्रदरहुड है ये 1848 में ये फाउंड की गई और विलियम होलमैन हंट, जॉन एवरेट मेलियस और डीजी रोसेटी ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। 3 व्यक्ति इसमें मुख्य थे, वैसे ये 7 लोगों का ग्रुप था, ठीक है। खास बातें इसकी क्या थी? आर्ट शुड बी रियलिस्टिक। प्री रेफलाइट ब्रदरहुड का मानना था कि जो आर्ट है, जो कला है, वो रियलिस्टिक होनी चाहिए और ट्रू होनी चाहिए। दूसरी बात क्या थी? आर्ट शुड बी सीरियस एंड ट्रीट सब्जेक्ट विथ मैक्सिमम रियलिज्म। जो भी सब्जेक्ट उसकी रियलिटी से ज़्यादा रूबरू कराया जाए। नेक्स्ट बात क्या कहते थे? आर्ट शुड बी इंस्पायर्ड बाय नेचर। नेचर से इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए आर्ट के लिए। आर्ट शुड नॉट बी कन्वेंशनल, और सबसे बड़ी बात थी जो आर्ट है वो परंपरागत ढंग से नहीं होनी चाहिए। जैसे चीज़ें चलती आ रही हैं वो कन्वेंशनल नहीं हो और सेल्फ परेडिंग नहीं हो, यानी अपनी बातें करने वाली सिर्फ नहीं हो, वो सत्यता पर, रियलिस्टिक चीज़ों पर आधारित होनी चाहिए। प्री रेफलाइट ब्रदरहुड। नेक्स्ट है द बुक साइंस एंड पोएट्री। एक बुक है साइंस एंड पोएट्री। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो साइंस एंड पोएट्री बुक इज रिटन बाय आई.ए. रिचर्ड्स। आई.ए. रिचर्ड्स ने लिखी है। वाज पब्लिश्ड इन 1926 में। साइंस एंड पोएट्री एक बुक है जो कि आई.ए. रिचर्ड्स के द्वारा लिखी गई है। 1926 में पब्लिकेशन है इसका। इट इज़ कंसिडर्ड अ की वर्क इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म वेयर रिचर्ड्स एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड पोएट्री। आई.ए. रिचर्ड्स ने कोशिश की है साइंस और पोएट्री के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने की, और एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म का बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है साइंस एंड पोएट्री।
इन विच ईयर वाज द प्री रेफलाइट ब्रदरहुड एस्टैब्लिश्ड। प्री रेफलाइट ब्रदरहुड हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्री रेफलाइट ब्रदरहुड कब एस्टैब्लिश हुआ, पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया है। 1848 इसका सही आंसर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच सेंचुरी डिड द रेनेसा बिगेन इन इटली। किस सेंचुरी में इटली में रेनेसा की शुरुआत हुई। रेनेसा की शुरुआत इटली में किस सेंचुरी में हुई, सही आंसर इसका क्या है, दैट इज 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी में रेनेसा की शुरुआत इटली में हुई। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंग्लिश लिटरेचर के लिए, द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की थी, तो इसका सही आंसर है विलियम कॉक्सटन। विलियम कॉक्सटन वाज एन इंग्लिश मर्चेंट, डिप्लोमेट एंड राइटर। He is thought to be the first person to introduce a printing press into England। तो इंग्लैंड में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस करने का काम विलियम कॉक्सटन ने किया और 1476 इसका ईयर है, ध्यान रखेंगे। तो इसे कॉक्सटन प्रेस के नाम से भी जाना गया था। सही आंसर है विलियम कॉक्सटन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स में कौन से एक व्यक्ति नहीं आते हैं। रॉबर्ट ग्रीन यूनिवर्सिटी विट्स का पार्ट हैं, थॉमस नैश भी यूनिवर्सिटी विट्स के मेंबर हैं, जॉर्ज पीले भी यूनिवर्सिटी विट्स के मेंबर हैं, फ्रांसिस वेकन जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोज राइटर हैं, अपने एसेस के लिए जाने जाते हैं और अपने जो एक इनकी स्पेशल इनका एक तरीका है, एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखने के लिए जाने जाते हैं ना, एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए फ्रांसिस बेकन जाने जाते हैं। ये यूनिवर्सिटी विट्स का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यूनिवर्सिटी विट्स में कौन कौन से प्रोमिनेंट मेंबर्स थे उन्हें देख लेते हैं, क्रिस्टोफर मार्लोफ, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नैश। ये तीन लोग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से थे। इसके अलावा जॉन लिली, थॉमस लॉज और जॉर्ज पीले ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से थे। तीन लोग इसमें से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से थे और तीन लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से थे और एक व्यक्ति और थे जिनका नाम है थॉमस किड। ये किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं थे, ना तो कैम्ब्रिज से थे और ना ही ऑक्सफोर्ड थे, लेकिन फिर भी ये यूनिवर्सिटी विट्स के मेंबर थे थॉमस किड। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन को भी पूछा जाता है, कौन सा एक व्यक्ति जो यूनिवर्सिटी विट्स का मेंबर है लेकिन वो किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित नहीं, यानी कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से संबंधित नहीं है, तो उसका आंसर थॉमस किड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपका फ्रांसिस बेकन आंसर है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी विट्स का मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच प्ले हैज़ बीन अप्रूव्ड बाई सर फिलिप सिडनी इन हिज डिफेंस ऑफ पोएजी। डिफेंस ऑफ पोएजी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, सर फिलिप सिडनी का क्रिटिकल वर्क है और इसमें इन्होंने किस प्ले को अप्रूव किया है, किसे अच्छा बताया है, तो सही आंसर है गौरवडक। गौरवडक जो है प्ले सर फिलिप सिडनी ने इसकी प्रशंसा की है अपने वर्क किसमें, डिफेंस ऑफ पोएजी में। इन्होंने कहा है फॉर इट्स स्टेटली स्पीचेज एंड वेल साउंडिंग फ्रेजेज। इसमें बहुत अच्छे स्पीच हैं, वेल साउंडिंग फ्रेज हैं, कंसिडरिंग इट अ नोटेबल ट्रेजिडी। और जॉन ड्राइडन ने फिलिप सिडनी ने इसे जो है एक अच्छी ट्रेजिडी बताया है विद स्ट्रॉन्ग मोरल थीम्स। ऑल्दो ही क्रिटिसाइज्ड, हालांकि उन्होंने इसकी आलोचना भी की। किस कारण आलोचना की, क्योंकि इन्होंने बताया कि इसने क्लासिकल यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन की जो है आपकी जो क्लासिकल 3 यूनिटीज होती हैं उसे फुलफिल नहीं किया गौरवडक ने, तो इसलिए थोड़ी सी आलोचना भी की। बाकी इन्होंने गौरवडक की प्रशंसा की, उसे अप्रूव किया। गौरवडक क्या है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। गौरवडक एक ट्रेजिडी है, ट्रेजिडी ऑफ गौरवडक इज द अर्लीस्ट इंग्लिश ट्रेजिडी, सबसे पहली ट्रेजिडी है इंग्लिश लिटरेचर में, इन ब्लैंक वर्स, और ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। इट वॉज रिटन बाई टॉमस सैकविल एंड टॉमस नॉर्टन। टॉमस और सैकविल और टॉमस नॉर्टन का एक कंपाइल्ड वर्क है, दोनों लोगों ने मिलकर लिखा है। द राइटर्स टुक द स्टोरी ऑफ द प्ले फ्रॉम जोफ्री ऑफ मनमथ्स हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन। जोफ्री ऑफ मनमथ के द्वारा जो लिखी गई होगी हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ ब्रिटेन, वहाँ से इसका जो है विषय वस्तु इन्होंने ली थी। किसने, टॉमस सैकविल और टॉमस नॉर्टन। यानी गौरवडक एक ट्रेजिडी है, इंग्लिश की पहली ट्रेजिडी है, ठीक है ना, इसकी फिलिप सिडनी ने प्रशंसा की थी।
तो पहला आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। पहली इंग्लिश ट्रेजेडी कौन सी है? गॉर्बेडक है। किसने लिखा गॉर्बेडक को? तो टॉमस सैकविल और नॉर्टन ने लिखा। और गॉर्बेडक का जो सब्जेक्ट लिया कहाँ से गया है? तो जॉफरी ऑफ मनमथ और हिस्ट्री के द्वारा लिखा गया हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन, है ना, 1138 में ये वर्क लिखा गया होगा। तो इतने सारे आंसर आपको मिल जाते हैं एक क्वेश्चन में। क्लास अच्छी लग रही तो क्लास को लाइक जरूर कर दें और अपना कमेंट भी लिखें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी लिखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु कंसीडर्ड ड्राइडन द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म? किसने ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कंसीडर किया यानी माना? तो ऐसे व्यक्ति हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ने कहा है कि जो ड्राइडन है वो फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट वर्क है एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म। एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म इज अ वर्क बाय। एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसे लिखा है नॉर्थोप फ्राई ने। नॉर्थोप फ्राई का ये वर्क है और ये बुक पब्लिश हुई थी 1957 में। 1957 में वर्क पब्लिश हुआ था एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है। नॉर्थोप फ्राई का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, तो ध्यान रखेंगे ये वर्क किसका है और कब लिखा गया, कब पब्लिश हुआ। इम्प्लाइड रीडर इज अ टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्प्लाइड रीडर एक टर्म है जो वॉल्फगैंग आइजर ने इंट्रोड्यूस किया है, इम्प्लाइड रीडर। और वॉल्फगैंग आइजर अपनी एक थ्योरी के लिए भी जाने जाते हैं, रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी इसे कहते हैं। रीडर रेस्पॉन्स क्रिटिसिज्म, इन्होंने क्रिटिसिज्म का एक अलग अपना ही विचारधारा थी इनकी, तो इन्होंने उसका नाम दिया था रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी। तो पढ़ के देखेंगे, आप लोग सर्च करेंगे रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी क्या है, वॉल्फगैंग आइजर क्या कहते हैं इस थ्योरी में। क्रिटिसिज्म से रिलेटेड एक थ्योरी है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्टोपियन नॉवल? इसमें से कौन सा एक डिस्टोपियन नॉवल नहीं है? व्हेन द स्लीपर वेक्स 1984, रिडली वॉकर, एनिमल फार्म। तो इसमें तीन जो वर्क हैं ऊपर के, ये सभी डिस्टोपियन नॉवल हैं। एनिमल फार्म इज रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल, इज नॉट अ डिस्टोपियन नॉवल, ठीक है। ये एनिमल फार्म एक एलिगोरिकल नॉवेला है जो कि जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। एनिमल फार्म जो है आपका डिस्टोपियन नॉवल नहीं है, बाकी ये तीनों ही डिस्टोपियन नॉवल हैं। डिस्टोपियन नॉवल क्या होते हैं समझ लेते हैं। डिस्टोपियन नॉवल इज ए फिक्शनल स्टोरी, एक फिक्शनल स्टोरी होती है दैट टेक्स प्लेस इन अ सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी से संबंधित होती है वेयर पीपल लिव इन मिजरी, मिजरी का मतलब कष्ट में रहते हैं, ऑपरेशन का मतलब दबाव में रहते हैं। डिस्टोपियन नॉवेल्स आर अ टाइप ऑफ स्पेकुलेटिव फिक्शन दैट ऑफन एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। इसमें ऐसे थीम होते हैं जैसे जहाँ की जनता पब्लिक पर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल हो सकता है, बहुत ज़्यादा गरीबी में रह सकती है, या एनवायरमेंटल र्यून होते हैं, पर्यावरण संबंधी विनाश हुए हों, विध्वंस हुए हों, या बहुत दुख वाली स्थिति हो, बहुत ऑपरेशन, दबाव, कष्ट की स्थिति हो। ऐसे थीम जब उठाए जाते हैं जिन नॉवेल्स में, उन्हें डिस्टोपियन नॉवेल कहते हैं, ठीक है ना। तो डिस्टोपियन नॉवेल इसमें से एनिमल फार्म नहीं है, बाकी तीनों ही डिस्टोपियन नॉवेल के एग्जाम्पल हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे डिस्टोपियन नॉवेल क्या होता है। अभी तक जो भी लोग हैं क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेकुलर यूसेज ऑफ द टर्म एपिफैनी। एपिफैनी का सबसे पहला सेकुलर यूज किसने किया था? तो एपिफैनी के लिए जेम्स जॉयस जाने जाते हैं। ऑप्शन सी जेम्स जॉयस इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द मेंबर्स ऑफ द कोंकणी स्कूल ऑफ पोएट्री। अच्छा, आप लोग में से कौन कौन लोग कोंकणी स्कूल ऑफ पोएट्री के बारे में जानते हैं? कोंकणी स्कूल ऑफ पोएट्री के बारे में बताइए थोड़ा सा हमें, फिर मैं आपको डिटेल में इसे बताता हूँ। कोंकणी स्कूल ऑफ पोएट्री, चलिए बता देता हूँ। आइडेंटिफाई द मेंबर्स ऑफ द कोंकणी स्कूल ऑफ पोएट्री। सबसे पहले कोंकणी स्कूल ऑफ पोएट्री के बारे में आपको बता देते हैं क्या है। कोंकणी स्कूल रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पोएट्स। पोएट्स के एक ऐसे ग्रुप या एसेइस्ट, पोएट और एसेइस्ट थे ये लोग, उनके ग्रुप को कोंकणी स्कूल कहा गया। राइटिंग इन इंग्लैंड इन द सेकेंड एंड थर्ड डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी। द टर्म केम इन द फॉर्म ऑफ होस्टाइल रिव्यू इन ब्लैकवुड मैगजीन। जो टर्म सबसे पहले दिया था कोंकणी स्कूल ऑफ पोएट, तो ये ब्लैकवुड मैगजीन में आया था।
ब्लैकवुड मैगजीन जो थी ये एनोनिमस, इसमें जो भी व्यक्ति थे, तो ब्लैकवुड मैगजीन रिव्यू देती थी, खासतौर पे ले हंट, जॉन कीट्स, है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ, तो ऐसे लोगों के बारे में। खास तौर पे इसमें ले हंट को टारगेट किया था, ले हंट को, ठीक है, जॉन कीट्स और ले हंट को टारगेट किया था। तो सही ऑप्शन इसका यही हो जाएगा आपका, ले हंट और जॉन कीट्स। तो इट प्राइमरी टारगेट वाज ले हंट, देखो दिया भी है यहाँ पर कि ले हंट को खास तौर पे इसमें टारगेट किया गया था। बट जॉन कीट्स एंड विलियम हैजलिट वर आल्सो इंक्लूडेड, लेकिन इसके साथ साथ जॉन कीट्स और विलियम हैजलिट भी इंक्लूड थे। तो ब्लैकवुड मैगजीन इनसे बहुत नाराज रहती थी, तो बहुत ज़्यादा जो थे बैड कमेंट्स करती थी ब्लैकवुड मैगजीन इन राइटर्स पर, तो ले हंट को ज़्यादा टारगेट करते थे लोग। तो इसमें इन्होंने इन लोगों को कोंकणी स्कूल ऑफ पोएट्री कहा है, ठीक है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जेनेसिस, द लॉन्गेस्ट पोएम है ये, बेस्ड ऑन ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट पर बेस्ड है। इसमें कम से कम या कितनी लाइंस हैं, तो सही आंसर है इसमें 3000 लाइंस, 3000 लाइंस के लगभग इसमें लाइंस है ना, 2900 कुछ लाइंस हैं इसमें, ऑप्शन डी सही है। चूज द प्लेराइट हु वाज किल्ड इन अ ब्राउल, ब्राउल का मतलब होता है झड़प में, ऐसा कौन सा प्लेराइट है जिसे एक झड़प में मार दिया गया था, तो इसका सही आंसर क्रिस्टोफर मार्लोव, बहुत ही शानदार आपके राइटर होने वाले थे, प्लेराइट होने वाले थे, लेकिन क्रिस्टोफर मार्लोव बहुत ही कम एज में इनकी डेथ हो जाती है, इन्हें मार दिया जाता है, ऑप्शन सी है ना। तो विलियम शेक्सपियर से भी अच्छे राइटर निकलते अगर क्रिस्टोफर मार्लोव और ज़्यादा समय तक जीवित रहते तो, ऑप्शन सी। जॉन ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जॉन ड्राइडन का ऑल फॉर लव एक हेरोइक जो आपका ट्रेजेडी का एग्जाम्पल है, ऑल फॉर लव, जॉन ड्राइडन का ऑल फॉर लव किसका एग्जाम्पल है, तो ये है हेरोइक ट्रेजेडी का एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेंज ट्रेजेडी, कौन सा इसमें से रिवेंज ट्रेजेडी नहीं है। आप जानते हैं हैमलेट एक रिवेंज ट्रेजेडी है, हैमलेट तो आपने अच्छे से पढ़ा ही है। टचेज ऑफ मॉल्फी भी रिवेंज ट्रेजेडी है, गॉर्बेडक भी रिवेंज ट्रेजेडी है। वॉलपोन एक बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया वर्क है, ये रिवेंज ट्रेजेडी की कैटेगरी में नहीं आता है। वॉलपोन के बारे में समझ लेते हैं। वॉलपोन वाज रिटेन एंड परफॉर्म्ड इन 1606, 1605 और 1606 के बीच में ये रिटेन और परफॉर्म हुआ। 3 years आफ्टर किंग जेम्स फर्स्ट अज्यूम्ड द थ्रोन, जब किंग जेम्स फर्स्ट राजा बना 1603 में, तो उसके 3 साल बाद ये परफॉर्म किया गया, लिखा गया, परफॉर्म किया गया। एंड ओनली 1 year आफ्टर जॉनसन वाज इम्प्रिजन्ड, और उसके ठीक 1 साल बाद ही जॉनसन को जेल में डाल दिया गया फॉर सस्पिशियन ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द गन पाउडर प्लॉट इन 1605। ऐसा माना गया था, ये शक था कि बेन जॉनसन भी उसमें इन्वॉल्व थे, किसमें, गन पाउडर प्लॉट। गन पाउडर प्लॉट एक हिस्ट्री में, इंग्लिश हिस्ट्री में एक घटना है, आप लोग पढ़ेंगे इसे डिटेल से सर्च करके, गन पाउडर प्लॉट क्या है, 1605 की घटना है। इसमें एक अटेम्प्ट था किंग जेम्स को मारने का, है ना, लेकिन ये सफल नहीं हुआ था। तो ऐसा शक था किंग जेम्स फर्स्ट को कि बेन जॉनसन भी इसमें इन्वॉल्व थे, इसीलिए इन्हें बेन जॉनसन को इम्प्रिजनमेंट दिया गया था, ठीक है। तो सी वॉलपोन किसके द्वारा लिखा गया है, बेन जॉनसन के द्वारा, ये एक रिवेंज ट्रेजेडी नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोसेड ड्रामा, इसमें से कौन सा एक क्लोसेड ड्रामा नहीं है। क्लोसेड ड्रामा का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा नहीं है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल फॉर लव। आप जानते हैं एक हेरोइक ट्रेजेडी है ऑल फॉर लव, ये एक क्लोसेड ड्रामा नहीं है। बाकी प्रोमेथियस अनबाउंड, डायनेसिस, सैमसन एगोनिस्ट, ये तीनों ही क्लोसेड ड्रामा है। क्लोसेड ड्रामा कौन सा ड्रामा होता है, एक ऐसा ड्रामा, एक ऐसा प्ले दैट इज रिटेन टू बी रेड, जो केवल पढ़ने के लिए लिखा जाता है, इसे परफॉर्म नहीं किया जाता है ना। तो ऐसे ड्रामा जो हैं प्रोमेथियस अनबाउंड है, डायनेसिस है और आपका सैमसन एगोनिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द पीरियड ऑफ रिनेसा इन यूरोप वाज एन एंथुजियास्टिक पीरियड ऑफ यूरोपियन कल्चरल, आर्टिस्टिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिवर्थ ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज। जो रिनेसा है यूरोप में, ये कल्चरल, आर्टिस्टिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिवर्थ था, एक तरीके का पुनर्जन्म था इन सब चीज़ों का,
ठीक है, तो ये कब से कब तक रहा, तो इसका सही आंसर 14th सेंचुरी से लेकर के 17th सेंचुरी तक रेनेसा रहा यूरोप में। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है आपका। ईस्ट ऑफ ईडन, अ नॉवेल पब्लिश्ड इन 1952 वाज रिटन बाय। ईस्ट ऑफ ईडन एक नॉवेल है जो कि पब्लिश हुआ है 1952 में, तो इसका सही आंसर क्या है? जॉन स्टेनबेक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये ईस्ट ऑफ ईडन वर्क है जो कि जॉन स्टेनबेक के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है वाई विक्रम सेठ, यानी विक्रम सेठ का एक कोई वर्क है, इसमें से कोई एक वर्क है विक्रम सेठ का, इज बेस्ड ऑन चार्ल्स जॉनस्टन्स ट्रांसलेशन ऑफ। चार्ल्स जॉनस्टन के ट्रांसलेशन पर बेस्ड है, और चार्ल्स जॉनस्टन का ट्रांसलेशन किसका ट्रांसलेशन था? अलेक्जेंडर पुश्किन्स यूजीन वंजिन, अलेक्जेंडर पुश्किन के द्वारा लिखा गया ये वर्क था। इसका ट्रांसलेशन जॉनसन ने किया, चार्ल्स जॉनसन ने किया। इसी पर बेस्ड है विक्रम सेठ का एक वर्क जिसका नाम है द गोल्डन गेट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है गोल्डन गेट। तो गोल्डन गेट एक विक्रम सेठ का वर्क है जो कि चार्ल्स जॉनस्टन के ट्रांसलेशन ऑफ अलेक्जेंडर पुश्किन के यूजीन वंजिन पर आधारित है। सही आंसर है ऑप्शन डी। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अभी ध्यान देने की कोशिश करेंगे। जब बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको अदर सब टॉपिक की तरह हिस्ट्री भी बहुत आसान लगने लगेगी, है ना। तो अभी बहुत पेशेंस रखें, हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होंगे। इज एन इंडियन पोएट, इसमें से कोई एक के बारे में बात हो रही है जो कि एक इंडियन पोएट हैं एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं इन द इंग्लिश लैंग्वेज, हु इज ऑल्सो फॉर्मर IPS, जो कि एक IPS अधिकारी भी रहे हैं, एंड वाज अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1984, और उन्हें 1984 में 1984 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया। तो एक ऐसे एकमात्र जो व्यक्ति हैं IPS अधिकारी रहे थे वो KN दारूवाला ही हैं, एक इंडियन पोएट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। मोबी डिक द व्हेल बाय हरमन मेलवाइल पब्लिश्ड इन 1851। मोबी डिक एक वर्क है जो कि हरमन मेलवाइल के द्वारा लिखा गया है, और ये क्या है? एक नॉवेल है। ठीक है, 1851 में पब्लिश हुआ मोबी डिक। इसे पढ़ें, इसे देखें, मोबी डिक क्या है, इंपॉर्टेंट वर्क है। ऑप्शन बी एक नॉवेल है। हेनरी जेम्स हैज डिस्क्राइब्ड ए स्टोरी ऑफ वेल्दी कल्चर्ड अमेरिकन्स। हेनरी जेम्स ने अपने एक वर्क में जो वेल्दी कल्चर्ड अमेरिकन्स हैं और वो यूरोप में रहते हैं, उनकी लाइफ को जो है डिस्क्राइब किया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स, कौन से नॉवेल में? तो इसका सही आंसर है द गोल्डन बाउल में। गोल्डन बाउल हेनरी जेम्स का एक वर्क है, इसमें इन्होंने वेल्दी अमेरिकन्स की लाइफ का जिक्र किया है जो कि यूरोप में रहते हैं, है ना। तो गोल्डन बाउल हेनरी जेम्स का वर्क, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इन इंग्लिश लिटरेचर मिरेकल प्लेज, मिरेकल प्लेज होते हैं और मिस्ट्री प्लेज होते हैं। इन इंग्लिश लिटरेचर मिरेकल प्लेज डील्स विद द लाइफ्स ऑफ सेंट्स। जो मिरेकल प्लेज होते हैं वो लाइफ्स ऑफ सेंट, जो सेंट्स हैं उनकी जीवन पर आधारित होते हैं मिरेकल प्लेज। ठीक है, एंड मिस्ट्रीज विद, और जो मिस्ट्री प्ले होते हैं वो सम थीम्स टेकन फ्रॉम द बाइबल, और मिस्ट्री प्ले बाइबल की घटनाओं पर आधारित होते हैं। ध्यान रखेंगे, जो मिरेकल प्लेज हैं वो लाइफ ऑफ सेंट्स, जो सेंट्स हैं उनके जीवन पर आधारित होते हैं, उनके द्वारा दिखाए गए मिरेकल्स पर आधारित होते हैं, और जो मिस्ट्री प्ले हैं इनके जो थीम्स होते हैं वो बाइबल से लिए गए होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दोनों का थीम, मिरेकल प्लेज का थीम लाइफ्स ऑफ सेंट्स और मिस्ट्री प्लेज का थीम द बाइबल से लिए गए कुछ पैच। नेक्स्ट है, इन द ईयर 2000 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय अनीता देसाई वाज चूजन फॉर द बुकर प्राइज। अनीता देसाई का कौन सा नॉवेल बुकर प्राइज के लिए चूज किया गया था 2000 में? 2000 में बुकर प्राइज मिलता, तो इसके लिए ऑप्शन है आपका फास्टिंग एंड फीस्टिंग। अनीता देसाई, अनीता देसाई को 3 बार बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया, बुकर प्राइज के लिए इन्हें चुना गया। द क्लियर लाइट ऑफ डे वाज अनीताज फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग। सबसे पहला जो वर्क था इनका क्लियर लाइट ऑफ डे, इससे सबसे पहले चुना गया बुकर प्राइज के लिए।
इसके बाद में दो और थे। इन कस्टडी एक वर्क था इनका जो कि 1984 में इन्होंने पब्लिश कराया था, इन कस्टडी 1984। उसके बाद फास्टिंग एंड फीस्टिंग था जो कि 1999 का वर्क है इनका। तो 3 बार इन्हें नॉमिनेट किया गया बुकर प्राइज के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश इन्हें ये पुरस्कार मिल कभी नहीं पाया। शी नेवर वॉन, है ना, नॉमिनेशन तो होता था लेकिन मिल नहीं पाता था, किसी और को मिल जाता था। तो 3 बार इन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया। कौन कौन से वर्क थे? क्लियर लाइट ऑफ डे, इन कस्टडी और फास्टिंग एंड फीस्टिंग। ठीक है, अनीता देसाई बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पब्लिक प्ले हाउस बिल्ट इन लंदन इन 1576? लंदन में सबसे पहला पब्लिक प्ले हाउस यानी थिएटर जो कि 1576 में बिल्ट किया गया था, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम अपने आप में द थिएटर ही था। द थिएटर वॉज एन एलिजाबेथन प्ले हाउस बिल्ट इन 1576। इट इज कंसिडर्ड द फर्स्ट थिएटर बिल्ट इन लंदन फॉर द सोल पर्पस ऑफ थिएट्रिकल प्रोडक्शन। तो ये द थिएटर ही पहला एक ऐसा थिएटर था जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि इसमें सिर्फ ड्रामा प्लेज का प्रोडक्शन ही होगा, यानी थिएट्रिकल प्रोडक्शन के लिए ही बनाया गया था प्रॉपर तरीके से। इससे पहले जो प्लेज होते थे उन्हें अलग अलग जगह पर प्ले किया जाता था, थिएटर जैसा कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, है ना। तो सबसे पहला थिएटर है द थिएटर, 1576 में आया था। आज के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपकी टीजीटी पीजीटी की तैयारी के हिसाब से, और ऐसी ही ये चैन अभी जारी रहेगी। अगर आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो इसकी कम से कम 7 से 8 क्लासेस आपको मिलेंगी। इस तरीके से हिस्ट्री के जो भी शानदार क्वेश्चंस हैं सभी कंप्लीट हो जाएंगे और एक बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन देने का प्रयास रहता है मेरा। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक भी कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना कमेंट भी लिखें, अपना फीडबैक भी लिखें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।